सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 2 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। मॉर्निंग में वीडियो नहीं आ पाया था, मैंने टेलीग्राम पे भी और कम्युनिटी पोस्ट पे भी इसके बारे में बता दिया था कि मैं आउट ऑफ स्टेशन होने के कारण वीडियो तैयार नहीं हो पाया, तो मैं अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन इवनिंग तक वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये रहा वीडियो आपके सामने। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या पूछ रहा है, अभी अमेजन फेस परियोजना ये कहां पर शुरू की गई है? तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा ब्राजील में। तो अमेजन फेस परियोजना इसको ब्राजील के द्वारा शुरू किया गया है क्या ये प्रोजेक्ट? इसके बारे में बात करते हैं। तो अमेजन वर्षा वन में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए एक तरह का वैज्ञानिक प्रयोग है। इसमें ये क्या प्रयोग करेंगे या क्या जांचेंगे? तो इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की जंगल की क्षमता की जांच करेंगे। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका मानना है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे साल निकलते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन के कारण जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो बढ़ती जा रही है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का जो वैल्यू है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब वातावरण में CO2 बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे ही आगे भविष्य में जब वातावरण में बहुत ज़्यादा CO2 की वैल्यू हो जाएगी, जब वातावरण में बहुत ज़्यादा CO2 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ये जो वर्षा वन है, ये जो पेड़ हैं, किस तरह से काम करेंगे, ये इस प्रयोग में जांचना चाह रहे हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? इसके लिए सबसे पहले तो ये जगह चुनी है। कौन सी जगह? अमेजन वर्षा वन में ही एक स्थान है मानौस नाम का, और वहां पर इन्होंने टावर्स को 6 टावर लिए, उनको रिंग की फॉर्म में ऐसे लगा दिया, और फिर ये टावर कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करते हैं, जिससे कि उनके बीच में जो पेड़ हैं, जो इन्होंने एरिया सेलेक्ट किया है जहां पे ये प्रयोग करेंगे, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो उनकी सांद्रता है, वो बढ़ जाए, जिस तरह की भविष्य में हमें देखने को मिलेगी, वातावरण में ज्यादा CO2 देखने को मिलेगा। तो उसी का प्रयोग करना है। तो टावर्स को ऐसे रिंग की फॉर्म में लगा दिया, ये CO2 को छिड़केंगे, तो बीच में जो भी पेड़ होंगे, जो भी एरिया इन्होंने सेलेक्ट किया है, वहां पे CO2 का मान ज्यादा होगा वातावरण में। तो फिर ये वहां पे ऑब्जर्व करेंगे कि ये अब पेड़ किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। क्या ये उस ज्यादा CO2 को भी सोख पा रहे हैं? क्या ज्यादा CO2 से पेड़ मर जाएंगे? क्या होगा? जो भी रिजल्ट आएगा, ये स्टडी करेंगे इस परियोजना में। तो परियोजना का अर्थ आपको समझ में आ गया कि इसमें होगा क्या। तो कहाँ शुरू हुई, किसने शुरू की? ब्राजील आंसर होगा। अब मैं आपको सीधे ब्राजील लेकर के चलता हूँ। तो ये रहा मैप में ब्राजील, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। कैपिटल ब्राजीलिया होती है, करेंसी है ब्राजीलियन रियल, प्रेसिडेंट है लूला दा सिल्वा। इसके अलावा ब्राजील से कुछ और प्रश्न देखे हैं तो अभी 2025 में जो ब्रिक्स समिट हुआ था 17 नंबर का, उसको होस्ट किया था ब्राजील ने। अभी नवंबर में COP30 का आयोजन होगा ब्राजील में, और यहाँ पे कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है, घास के मैदान को कैंपोस कहा जाता है, कैंपोस घास के मैदान। सेंटोस बंदरगाह यहाँ पर जैसे कॉफी पोर्ट भी कहा जाता है। और 1992 में जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। और 2027 में जो वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा ब्राजील में होगा। ओपेक प्लस समूह का नया मेंबर बना था ब्राजील। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो हेड है वो दिल्मा रूसेफ हैं, ब्राजील से हैं। यूनेस्को ने 2025 के लिए रियो डी जेनेरियो ब्राजील को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना था। उसके अलावा वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 को जीता मारियांगेला हुंगरिया ने, ब्राजील से हैं। इफ्को ने किस देश में पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया था? ब्राजील आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान मिला था, जिसे कहते हैं ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। और अभी 10वां कोपा अमेरिका फेमेनिना 2025 यानी कि महिलाओं का जो कोपा अमेरिका अभी हुआ था इक्वेडोर में, उसको ब्राजील ने जीता कोलंबिया को हरा करके। ठीक है, तो ब्राजील से ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में महिला सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो आंसर होगा केरल। तो केरल सरकार ने वुमेन्स सिक्योरिटी स्कीम को, महिला सुरक्षा योजना को अभी लॉन्च किया। तो वुमेन्स सिक्योरिटी स्कीम, महिला सुरक्षा योजना, इसका उद्देश्य है महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट देना। इसमें गरीब परिवारों और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। इसके तहत ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 35 से लेकर 60 वर्ष है, जिनके पास अंत्योदय अन्न योजना के तहत येलो कार्ड और पिंक कार्ड है, उन्हें हर महीने 1000 रुपए की वित्तीय सहायता इसमें दी जाएगी। ये वो महिलाएं होंगी जिन्हें किसी भी योजना के तहत कोई भी मदद नहीं मिल रही है, उनको इस योजना के तहत मदद दी जाएगी 1000 रुपए प्रति महीने की। तो महिला सुरक्षा योजना याद रखना केरल ने शुरू किए। अब केरल में आपको लेकर के चलूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ योजनाएं मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। जैसे कि देखो, अभी शक्ति श्री कार्यक्रम को शुरू किया था उड़ीसा ने, एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली ने, कृषि समृद्धि योजना को महाराष्ट्र ने, सेतु बंद
विद्वान योजना को शिक्षा मंत्रालय ने, अन्नदाता सुखी भव योजना आंध्र प्रदेश ने, नारी अदालत और आमा सशक्तिकरण योजना सिक्किम ने, मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना तमिलनाडु, बौद्धिक दिव्यांग छात्रों के लिए दिशा अभियान शुरू किया महाराष्ट्र ने, और मोदी जी ने अभी आपको याद होगा 15 अगस्त वाले दिन प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना, भारत रोजगार योजना की घोषणा की थी। श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल ने, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार ने, और बेंगलुरु में अन्नपूर्णा योजना जो स्वच्छता कर्मियों के लिए शुरू की गई, कहां पर, बेंगलुरु में। ठीक है, ये तो कुछ योजनाएं होगी। अब केरल ले चलता हूं मैं आपको। तो ये रहा मैप में केरल। कैपिटल तिरुवनंतपुरम हो गई है, मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजकीय पशु हाथी हो गया, पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल, पुष्प है कोन्नी कोना, वृक्ष है नारियल का, फल है कटहल, मछली है ग्रीन क्रोमाइड। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है, अनामुडी शोला नेशनल पार्क है यहाँ पे। इडुक्की डैम है पेरियार नदी पर, यहाँ का कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों क्लासिकल डांस हैं। क्लासिकल लैंग्वेज मलयालम हो गई है। कुछ फेस्टिवल्स की बात करें, ओणम हो गया, त्रिशूर पूरम हो गया, अट्टुकल पोंगल हो गया, मकरविलक्कू हो गया, विशु उत्सव हो गया। पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव भी यहीं पे मनाया गया। केरल का कौन सा त्योहार है जो नए साल का प्रतीक है? ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, विशु उत्सव नाम होगा। केरल के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं, तमिलनाडु के समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, और केरल मसालों का बाग इसे कहा जाता है। सबरीमाला मंदिर आपको मिलेगा केरल में। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी पढ़ेंगे यहाँ से। तो अभी एरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर याद रखना, और अभी न्यूज में थी क्योंकि भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बनी है एरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो आपको मिलेगी केरल में। अभी पर्यावरण मंत्रालय ने जो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन इंडेक्स जारी किया था, उसमें टॉप पे केरल है। केरल का पहला स्किन बैंक ये बना था तिरुवनंतपुरम में। अर्थुंकल पुलिस स्टेशन ये भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना, ये केरल के अल्लापुझा जिले में स्थित है। फेसलेस जीएसटी अधिनिर्णय, जीएसटी एडजुडिकेशन यानी कि न्यायिक निर्णय के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य है केरल। केरल के पर्यटन ने पेटा गोल्ड अवार्ड 2025 जीता। भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बना केरल। इसके लिए डिजी केरलम योजना शुरू की गई थी, ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। और इसी तरह से भारत का पहला ई साक्षर जिला बना था केरल का मल्लपुरम। भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर पंचायत बनी थी पुल्लमपारा पंचायत, जो केरल से है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बना था मिजोरम। और किस योजना के अंतर्गत बना था ये? तो ये केंद्र की एक कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, उल्लास कार्यक्रम, उसके अंतर्गत। ठीक है, तो केरल से भी ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में क्लैंप पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो आंसर होगा कोयला व खान मंत्रालय ने। और कोयला व खान मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। इन्होंने ही कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लैंप पोर्टल को लॉन्च किया है। और इन दोनों का उद्देश्य है भारत के कोल सेक्टर को बेहतर बनाना। इन दोनों को कोल मिनिस्ट्री के द्वारा डेवलप और मैनेज किया जाएगा। बात करें कोयला शक्ति डैशबोर्ड की, तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें पूरे कोल की सप्लाई चेन को ट्रैक किया जा सकता है। इसमें माइन से लेकर मार्केट तक पूरे कोल को ट्रैक किया जाएगा। यदि बीच में कोई ऑपरेशनल समस्या होती है तो इससे अलर्ट जारी किया जाएगा और उस समस्या को सुधारा जाएगा। वहीं क्लैंप पोर्टल की बात करें तो क्लैंप का फुल फॉर्म होता है कोल एंड एक्विजिशन मैनेजमेंट एंड पेमेंट पोर्टल। इससे कोल के लिए जो लैंड एक्विजिशन और कंपेंसेशन होगा उसको डिजिटली किया जा सकेगा, और इसमें जो लैंड हो गया उसके रिकॉर्ड को अपलोड किया जाएगा और फाइनल पेमेंट को ट्रैक किया जाएगा। इसी तरह से कुछ और पोर्टल वगैरह न्यूज में रहे, वो मैं आपको रिवाइज कराता हूं। देखो, जैसे कि सभासार वेब पोर्टल को पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया। प्रेस रजिस्ट्रार जनरल हैं हमारे योगेश बावेजा जी, उन्होंने प्रेस सेवा पोर्टल को लॉन्च किया था। और आदिवाणी एप्लीकेशन को जनजातीय मंत्रालय ने लॉन्च किया। ये भारत का पहला AI आधारित ट्रांसलेटर है। उम्मीद पोर्टल को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने। असम में भारत का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च हुआ। कपास किसान ऐप को कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया। भारतीय पहल लॉन्च किया था एपिडा ने। रेरा पोर्टल को आवास व शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने लॉन्च किया। इंडिया मार्केट एक्सेस पोर्टल को सेबी ने। ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एम्स दिल्ली ने नेवर अलोन नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था, और ये एप्लीकेशन AI बेस्ड है। सुसाइड्स, बच्चों में सुसाइड्स को रोकने के लिए था ये। द्रव्य पोर्टल को आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया। और अभी मोदी जी ने मुंबई में मुंबई वन एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। ये भारत का पहला इंटीग्रेटेड मोबिलिटी एप्लीकेशन है। तो ये सारे पोर्टल्स वगैरह भी न्यूज में थे, ध्यान में रखना इनको भी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं
कि भारतीय सेना के लिए अभी पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो किसके द्वारा लॉन्च किया गया या किसके द्वारा विकसित किया गया, तो आंसर होगा डीआरडीओ। तो अभी हाल ही में भारतीय सेना ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस के लिए अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और इस सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस को डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। और बना कौन रहा है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसे बना रहा है। अच्छा, है क्या ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो? तो ये एक ऐसा रेडियो होता है जिसमें ज्यादातर काम हार्डवेयर की जगह सॉफ्टवेयर से होते हैं। हार्डवेयर मतलब जो भी इसमें कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर हो गया, जो भी उसका सर्किट वगैरह हो गया, ये सब हार्डवेयर के पार्ट है। जैसे आपने देखे होंगे जो पुराने रेडियो होते थे उनमें हर फ्रिक्वेंसी या नेटवर्क के लिए अलग अलग हार्डवेयर चाहिए होता था, जिससे हम देखते थे कि एक डिवाइस केवल एक काम के लिए होता है। जैसे कि कोई एक डिवाइस आपने बना दिया, वो केवल एफएम रेडियो का काम करेगा। एक दूसरा डिवाइस होगा, वो मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए काम करेगा। इसी तरह से एक डिवाइस एक पर्टिकुलर काम के लिए यूज होता था। लेकिन अब इस सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो में क्या होगा, एक ही डिवाइस आप अलग अलग तरह से काम में ले सकते हो, मतलब उसमें अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी को आप यूज कर सकते हो। इसके लिए केवल क्या बदलना पड़ेगा, आपको सॉफ्टवेयर बदलना पड़ेगा। हार्डवेयर बदलने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने डिवाइस बना दी, वो बना दी, बस उसमें सॉफ्टवेयर चेंज करो, उसका काम चेंज हो जाएगा। मतलब आपको समझ में आ गया? तो इस सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो के फायदे क्या होंगे? मतलब एक ही रेडियो से कई सारी फ्रीक्वेंसी को आप यूज कर सकते हो। मतलब एक तरह से मल्टी सर्विस कम्युनिकेशन बढ़ेगा। हार्डवेयर बदलने की जरूरत नहीं होगी, तो खर्चा भी कम होगा और इससे कम्युनिकेशन ज्यादा सिक्योर होगा। अब इसको तैयार किया है डीआरडीओ ने। तो डीआरडीओ की बात करते हैं। डीआरडीओ का मतलब हो गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली हो गया। चेयरमैन है समीर वी कामत और इसके पहले चेयरमैन थे दौलत कोठारी। मोटो हो गया स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज बलस्य मूलम विज्ञानम। अब डीआरडीओ से भी कुछ और प्रश्न न्यूज में रहे, वो भी मैं आपको चलो रिवाइज करवाई देता हूं। अभी हमने देखा था कि भारत लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम MK11A इसका नाम है, इसका परीक्षण करने वाला चौथा देश बना था। कहां पर गया था? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में किया था और इसको डेवलप किया, इसका परीक्षण किया था डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल विकसित की? तो आंसर होगा इजराइल। और मोदी जी ने किस स्थान पर डीआरडीओ की तीसरी मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी? आंध्र प्रदेश के नागयालंका में, और इसका नाम रखा है नवदुर्गा मिसाइल रेंज। तो ये डीआरडीओ की तीसरी मिसाइल परीक्षण रेंज है। बाकी दो आपको कहां मिलेगी? व्हीलरदीप उड़ीसा में। डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्ट्रेटोस्फेयर एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण किया था। और डीआरडीओ ने शुरू कर दिया है एडवांस क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर को, जो आपको मिलेगा नई दिल्ली में। उसके अलावा डीआरडीओ ने अभी एक एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी तैयार किया है, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर की है। और डीआरडीओ ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम है प्रलय, इसका भी सफल परीक्षण किया था। ये सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इन सब कारण से अभी डीआरडीओ न्यूज में रहा। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चीतों के पुनर्वास के लिए तीसरी साइट के रूप में किस अभ्यारण्य को चुना गया है? तो आंसर होगा नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, वन्य जीव अभ्यारण्य को। तो ये जो नौरादेही सेंचुरी है, इसको चीतों के री इंट्रोडक्शन के लिए तीसरी साइट के रूप में चुना गया है। मतलब उनके पुनर्वास के लिए यहाँ पर लेकर के आया जाएगा, मतलब उन्हें। और यहाँ पर भी कहाँ से लेकर के आएंगे? नामीबिया देश से ही हम चीते लेकर के आएंगे। इससे पहले मध्य प्रदेश के ही कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर सेंचुरी में चीते हम लेकर के आए थे। नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसे स्थापित किया था 1975 में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, बात चीतों की हो रही है ना, चीतों से कुछ प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। ये सभी प्रश्न हमने करंट अफेयर्स में पढ़े थे, एक साथ मैं आपको बता रहा हूँ। याद रखना, विश्व में चीते सिर्फ अफ्रीका और ईरान में ही अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं। भारत सरकार ने 1952 में 1952 में चीतों को विलुप्त जानवर घोषित कर दिया था। और प्रोजेक्ट चीता हमने शुरू किया। क्या है ये भारत की एक पहल है, जिसे कब शुरू किया गया था? 2022 में। जिसका उद्देश्य क्या है कि 1952 में विलुप्त हो चुके चीतों को भारत में पुनः बसाना है। और अभी प्रोजेक्ट चीते के अंतर्गत ही हम 17 सितंबर 2022 को पहली बार नामीबिया देश से 8 चीते लेकर के आए थे। और याद रखना, भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में ही शुरू हुई थी। और ये भी एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि देश का पहला अंतरराज्य चीता कॉरिडोर ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। और इस कॉरिडोर में आप देखोगे तो मध्य प्रदेश का तो कूनो नेशनल पार्क और राजस्थान का मुकुंदरा जो टाइगर रिजर्व है वो इसमें शामिल है। तो ये सारे आपके
चीतों से संबंधित प्रश्न हो गए, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में महिला वनडे इतिहास में सर्वाधिक सफल चेज का रिकॉर्ड भारत ने किस टीम के खिलाफ बनाया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो अभी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में 5 विकेट से हराया। इसमें भारत ने 338 रन को पीछा करते हुए महिला वनडे इतिहास में हाईएस्ट रन चेज का रिकॉर्ड बनाया है। ऑस्ट्रेलिया ने 338 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 341 रन बनाए। इसमें प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई है जेमिमा रॉड्रिगस, जो कि इंडिया से हैं, इंडिया की प्लेयर है। तो अब भारत 2025 वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। इसका फाइनल आज है, आज 2 नवंबर को नवी मुंबई में जो डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम है, वहां पर ये फाइनल खेला जाएगा। किस किस के बीच होगा? भारत और साउथ अफ्रीका के बीच। तो देखते हैं आज फाइनल कौन जीतता है। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात कर लें, आपको समझ में आ गया होगा कि इसको होस्ट कौन कर रहा है। भारत और श्रीलंका मिलकर के होस्ट कर रहा है। 8 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इस बार इसका ये 13वां संस्करण है। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत इसे 1978, 1997 और 2013 के बाद चौथी बार होस्ट कर रहा है। और ये बात भी नोट करने वाली है कि भारत ने अभी तक वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप को नहीं जीता है, पर भारत 2 बार 2005 और 2017 में रनर अप यानी कि उप विजेता रह चुका है। कुछ स्पोर्ट्स से ही संबंधित करंट अफेयर्स देखो। अभी टेस्ट क्रिकेट में अपनी दूसरी पारी में केवल 27 रन पर ऑल आउट होकर के टेस्ट हिस्ट्री का दूसरा सबसे कम स्कोर बनाया था वेस्ट इंडीज ने। ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता था। और अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स 2027 वाले, 2029 और 31 वाले, इसको होस्ट करेगा कौन? इंग्लैंड। और अभी 17वां पुरुष एशिया क्रिकेट कप 2025 हुआ था यूएई में। टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए जॉ रूट, जो कि इंग्लैंड से हैं। और चेतेश्वर पुजारा सभी फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास ले लिया। पहला ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप ये भारत में हुआ। ये भारत में होगा अभी नवंबर में, नई दिल्ली और बेंगलुरु में। वनडे क्रिकेट में किसी भी भारतीय के द्वारा सबसे तेज 50 बॉलों में शतक लगाया है स्मृति मंधाना ने। अभी नई दिल्ली में ये कारनामा किया था इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में मैनुअल फ्रेडरिक का निधन हो गया भैया, उनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा हॉकी। तो मैनुअल फ्रेडरिक, इनका भी 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे भारत के फेमस हॉकी प्लेयर थे। कहां से बिलोंग करते थे, किस राज्य से थे? तो केरल से, केरल के कन्नूर से थे। वे इंडियन हॉकी टीम में गोलकीपर थे और ओलंपिक मेडल जीतने वाले, आप कह सकते हो, केरल के पहले खिलाड़ी थे। केरल के दूसरे खिलाड़ी हैं PR श्रीजेश। और 1972 में उन्हें म्यूनिक समर ओलंपिक में उन्होंने ब्रोंज जीता था। 2019 में इनको ध्यानचंद अवार्ड भी मिला था। लेकिन अभी इनका निधन हो गया। मैनुअल फ्रेडरिक इनका नाम था। निधन वाले कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं तो भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर MR श्रीनिवासन का निधन हो गया। 2015 में मिला पद्म विभूषण। मारुति चितमपल्ली वे एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाने जाते थे, महाराष्ट्र से थे। अरण्य ऋषि के नाम से भी इनको जाना जाता था। 2025 में पद्मश्री मिल चुका है, निधन हो गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। और भारत के दिग्गज क्रिकेटर दिलीप दोषी का निधन हो गया। इनकी ऑटोबायोग्राफी स्पिन पंच। नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी का निधन हो गया। दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक पंजाब से जो थे फौजा सिंह, पगधारी बवंडर के नाम से भी प्रसिद्ध थे, निधन हो गया। प्रख्यात अर्थशास्त्री और यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य रहे मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई का निधन हो गया। वह ब्रिटिश संसद के उच्च सदन में नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे। 2008 में पद्म भूषण मिल चुका है। झारखंड के अभी पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया। दिशोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध थे। और औषधीय पौधे आरोग्य पक्ष की खोज करने वाले कट्टी मत्थन कानी का निधन हो गया। वे केरल से थे। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी 1 नवंबर को कितने भारतीय राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर होगा 8 राज्यों ने। 8 तो आप कह सकते हो भारतीय राज्य और 5 यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। पूरी लिस्ट में आपको बताता हूँ। ये देखो 8 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु। और केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ और दिल्ली। इन्होंने सभी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। आप यूं मत सोचना ये किस काम का प्रश्न है, हाँ ठीक है मना लिया। ये प्रश्न भैया एग्जाम में आ चुका है और ये प्रश्न आया था कि कितने राज्यों ने मनाया, तो 8 आंसर होगा। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ प्रश्न।
तो यहाँ पे आपको ऑथेंटिक प्रश्न मिलेंगे, जिस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सी जगह फालतू के प्रश्न करा दिए जाते हैं, एग्जाम से कोई लेना देना ही नहीं है, उनको बस अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, वो बात अलग है जब कोई आयोजन नहीं हो रहा, मतलब करंट अफेयर्स नहीं बन रहा है, बीच में कभी ऐसा वक्त आ जाता है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इतने बन नहीं पाते हैं अच्छे, तो वो तो हम भी अपने आप से बनाएंगे नहीं। जो दुनिया में चल रहा होगा, देश दुनिया में चलेगा, वही आप तक पहुंचाते हैं जो काम की न्यूज़ है। जब बनी नहीं रही होगी न्यूज़ तो फिर क्या पहुंचाएंगे, वो केस अलग हो जाता है। बीच में कभी ऐसा समय आता भी है, कुछ दिन हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर जब न्यूज़ आती है तो ऑथेंटिक प्रश्न मैं आप तक पहुंचाता हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स देखना, जब एग्जाम होते हैं तो उनके कमेंट आते हैं कि हमारे प्रश्न बैठ गए, मैक्सिमम प्रश्न बैठे। बहुत सी जगह केवल प्रश्न कराने से मतलब है कि हम ज्यादा प्रश्न करवाते हैं। अरे ज्यादा क्या करेंगे, आप फालतू प्रश्न करा रहे हो, इसका एग्जाम से कोई लेना देना ही नहीं है। तो बच्चों को क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखनी चाहिए। तो अब एक होमवर्क प्रश्न मैं आपको दूंगा। ये जितने भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो भी आपके सामने दिख रहे हैं, आप एक काम करो, इन राज्यों में जो जो वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री है, जो जो गवर्नर है, क्योंकि जब भी इन स्टेट्स की हम बात करते हैं वो हर एक स्टेट्स को मैं आपको बताता हूँ, मुख्यमंत्री बताता हूँ, गवर्नर बताता हूँ, और भी बहुत कुछ बताता हूँ। लेकिन अभी सिर्फ पूछ रहा हूँ मुख्यमंत्री और गवर्नर कौन कौन है, ये आप बताइए। इससे आपको पता लगेगा कि मुझे इनके मुख्यमंत्री गवर्नर याद भी हैं या नहीं है। चलो शुरू हो जाओ, फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में कृषि सौर ऊर्जाकरण के लिए $400 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र में कृषि सौर ऊर्जाकरण को बढ़ाने के लिए $460 मिलियन लोन को अप्रूव किया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें 180 सोलर सब स्टेशंस को अपग्रेड किया जाएगा, 4500 ट्रांसफार्मर्स को इंस्टॉल किया जाएगा, 4200 किलोमीटर की पावर लाइंस को बिछाया जाएगा, सोलर एनर्जी के लिए 500 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप की जाएगी, 5000 लोगों को ग्रीन एनर्जी फील्ड में ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये सब करने से क्या फायदा होगा, इससे महाराष्ट्र के 9 लाख किसानों को फायदा होगा। हर साल 3 मिलियन टन का ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होगा, क्योंकि सौर ऊर्जा को हम यूज करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादित करेंगे। अब ये लोन दे कौन रहा है भैया? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके बारे में बात करते हैं। स्थापना होती है 1966 में, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस, हेड है मसातो कांडा। टोटल मेंबर है इसके 69 नंबर का बना था इजराइल। अभी इसने ही फ्रंटियर सीड प्रोग्राम को लॉन्च किया था। तो ये सारे पॉइंट्स इससे ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो आंसर होगा इलमपर्ती AR। तो इलमपर्ती AR ये भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने ये उपलब्धि अभी बोस्निया और हर्जेगोविना देश में आयोजित बिजेलजिना ओपन में हासिल की। इससे पहले आपको पता है 89 नंबर के भारत के जो शतरंज ग्रैंड मास्टर थे वो कौन थे? रोहित कृष्णा। और ये जो इलमपर्ती AR है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से। आपको पता है जितने भी अभी हमारे 90 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं सबसे ज्यादा आपको तमिलनाडु से मिलेंगे। और हमारे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे, जिन्हें लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर, और इन्होंने ही सबसे पहले 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था। बाकी देखो, वर्ल्ड वाइड चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी फिडे होती है, और इसकी स्थापना होती है 20 जुलाई 1924 में। इसीलिए 20 जुलाई को हम वर्ल्ड चेस डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड है। प्रेसिडेंट है आर्कडी डोरकोविच। वाइस प्रेसिडेंट विश्वनाथन आनंद है। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। बाकी चलो कल की करंट अफेयर्स का हम क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनवा और स्वर्ण मुकुट ये किसने प्रदान किया? साउथ कोरिया। परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण अभी किया रशिया ने। और टाटा एडवांस सिस्टम और फ्रांस की कंपनी सैफरॉन ये दोनों मिलकर के लीप इंजन पार्ट्स के लिए एक प्लांट, एक यूनिट शुरू कर रहे हैं। कहाँ पर? हैदराबाद में। और 30 सितंबर 2025 तक भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता कितनी हो गई? 500 गीगावाट। राष्ट्रीय एकता दिवस आपने मनाया 31 अक्टूबर को, और 31 अक्टूबर को ही विश्व शहर दिवस भी मनाया। किस भारतीय नौसेना पोत ने मॉरिशस के साथ 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वे पूरा? तो आंसर होगा INS सतलुज। और अभी पॉल बिया ये 92 वर्ष की उम्र में दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बन गए। किस देश से हैं? कैमरून। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप 2025 को जीत लिया है भारत ने। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 हुआ अभी गोवा में। और आखिरी प्रश्न था कि प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब जीत लिया है नमित वीर सिंह वालिया ने। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो आपसे पूछा था 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम की बैठक अभी कहां पर हुई? तो आंसर होगा नई दिल्ली में, यानी कि भारत में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।